हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आज हम डिस्कस करेंगे CRPC का चैप्टर 5 अपीयरेंस ऑफ एक्यूज्ड, इसका पार्ट सी प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट, सेक्शन 86 82 टू 86। 82 डील करता है प्रोक्लामेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। प्रोविजन पढ़ते हैं। इफ अ कोर्ट हैव रीजन टू बिलीव दैट any person whom warrant has been issued has absconded is concealing himself, means कोई भी कोर्ट है उसके पास एक रीज़न टू बिलीव है कि जो भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट एक वारंट इशू हो चुका है वो एब्सकॉन्ड कर रहा है या अपने आप को कंसील कर रहा है अरेस्ट होने से, तो कोर्ट का ये डिस्क्रिशन होगा कि वो पब्लिश कर सकती है एक रिटन प्रोक्लामेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लामेशन। मतलब जो भी कोर्ट इशू करेगी प्रोक्लामेशन, उस प्रोक्लामेशन के पब्लिश होने की 30 दिन के अंदर उस पर्सन को एक स्पेसिफाइड, उस प्रोक्लामेशन में लिखा रहेगा स्पेसिफाइड प्लेस होगा, टाइम होगा, जो नॉट लेस देन 30 days है। आपको वहाँ पे जो भी पर्सन है जो अरेस्ट होने से अपने आप को बचा रहा है उसको वहाँ पे आना है, और ये होगा अकॉर्डिंग शेड्यूल 2 फॉर्म इसमें जाएगा 4 और 5। अब ऑब्जेक्ट क्या है इशू करने का, प्रोक्लामेशन इशू करने का? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट? इसके पीछे एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, टू सिक्योर द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। मीन्स अगर प्रेजेंस नहीं होगी एक्यूज्ड की तो हम उसको ट्रायल में नहीं ला सकते हैं, तो हमको वो एक्यूज्ड चाहिए फॉर एनी जुडिशियल ट्रायल। तो उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए अंडर सेक्शन 82 हम पब्लिश करते हैं प्रोक्लामेशन। अब प्रोक्लामेशन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कैसे भी इशू कर देगी कोई भी कोर्ट, तो बिफोर द प्रोक्लामेशन कंडीशंस होती हैं इसमें। तो बिफोर द प्रोक्लामेशन इज इशूड द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव दैट द फॉलोइंग कंडीशंस। अब अगर प्रोक्लामेशन, ऑब्वियस सी बात है, प्रोक्लामेशन कौन इशू कराएगा? प्रोसिक्यूशन इशू कराएगा, तो हमेशा 2 कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, उसे फुलफिल होना चाहिए। अ वारंट हैज़ बीन इशूड अगेंस्ट अ पर्सन, मीन्स जो पर्सन है जिसके लिए प्रोक्लामेशन इशू कर रहे हो आप, उसमें पहले ही वो मतलब वारंट इशू हो चुका है और वो वारंट में नहीं प्रेजेंट हुआ है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है सच पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग or is concealing himself so that warrant cannot be executed। दूसरी कंडीशन ये है जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हो चुका है, या तो वो अपने आप को एब्सकॉन्ड कर रहा है या अपने आप को कंसील कर रहा है, या तो वो भाग रहा है या वो अपने आप को छुपा रहा है कि उसका जो उसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है वो एग्जीक्यूट ना हो पाए। अब ये जो दोनों कंडीशंस थी, Unless both these conditions are fulfilled, no proclamation can be issued। ये बोला गया था विमला बेन वर्सेस वत्सल बेन AIR 208। मीन्स कि जब तक दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल नहीं होती हैं तब तक आप प्रोक्लामेशन इशू नहीं कर सकते हो। ये बोला गया था विमला बेन वर्सेस वत्सला बेन 2008 के केस में। साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए कि वारंट ऑफ अरेस्ट और प्रोक्लामेशन दोनों का ही नेचर बैड होता है, इट इज़ ओनली आफ्टर द फर्स्ट स्टेप दैट द सेकेंड स्टेप कैन बी टेकन। मीन्स फर्स्ट हम हमेशा वारंट इशू करेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा वारंट का। अगर वो उसमें नहीं आ रहा है तभी हम सेकेंड स्टेप जो है हमारा प्रोक्लामेशन, तभी हम प्रोक्लामेशन इशू करेंगे, उससे पहले हम इशू नहीं करेंगे। और ये बोला गया था पवन कुमार वर्सेस स्टेट 1973 के केस में। सेक्शन 82 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सच प्रोक्लामेशन मस्ट बी पब्लिश्ड। जो प्रोक्लामेशन होगा वो कैसा होगा? पब्लिश्ड फॉर्म में होगा। अब वो किस तरह से होगा? ए, बाय रीडिंग इट इन पब्लिशियली
at some conspicuous place of the town or village in which the person ordinarily resides. Means जो person भाग रहा है या छुप रहा है वो जहाँ पे भी रहता था टाउन में या विलेज में वहीं पे ही जहाँ पे सब लोग सुन सकते हैं वहाँ पे उसको रीड आउट किया जाएगा. सेकेंड, by affixing it at some conspicuous part of the house in which such person ordinarily resides. Means जहाँ पे भी वो person रह रहा था वहाँ पे उस नोटिस को, प्रोक्लामेशन को हम affix कर देंगे. Then by affixing its copy at some conspicuous part of the court house. मीन्स जहाँ पे भी जो कोर्ट प्रोक्लामेशन इशू करेगा वो वहाँ पे भी स्टिक किया जाएगा, उस कोर्ट के भी कॉन्स्पिशियस पार्ट में भी स्टिक किया जाएगा. कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट प्रोक्लामेशन इन अ लोकल डेली न्यूज़पेपर वेयर सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स. मीन्स जो लोकल न्यूज़पेपर होता है, एक होते हैं न्यूज़पेपर जो शाम को 5 बजे निकलते हैं जो एक सर्टेन एरिया को ही कवर करते हैं. तो अगर कोर्ट चाहता है may also direct proclamation in the local daily newspaper. वो local newspaper में भी निकलवा सकते हैं. Now section 83 की बात करते हैं. Attachment of property of person absconding. ये सेकेंड प्रोसेस आता है. मीन्स सबसे पहले हमने वारंट इशू किया, वो पर्सन नहीं आया, फिर हमने 82 की प्रोसीडिंग फॉलो करी, हमने प्रोक्लामेशन इशू किया. प्रोक्लामेशन के बाद भी वो बंदा नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे. ठीक, अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है. तो सेक्शन 83 बोलता है कि एम्पावर्स द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लामेशन under section 82 any time after the issue of proclamation to the order attachment of any movable or immovable property of proclaimed person. मीन्स जो भी पर्सन है अंडर 82 उसके लिए प्रोक्लामेशन इशू हो चुका है, उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है तो उसकी प्रॉपर्टी, जो भी प्रोक्लेम्ड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी. प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल, चल और अचल कोई भी संपत्ति हो सकती है जिसका अटैचमेंट हो सकता है. फिर अब कोर्ट ऐसे नहीं है कि वो कुछ भी कर सकती है, कोर्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग. वो रीजन रिकॉर्ड करेगा. कोर्ट हैव टू रिकॉर्ड इन राइटिंग फॉर टेकिंग सच स्टेप कि भाई ऐसा कौन सा रीजन था कोर्ट के पास जिसकी वजह से उसको ये स्टेप उठाना पड़ा. इसका प्रोविजो पढ़ते हैं. एंड ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी इशूड साइमल्टेनियसली विद द प्रोक्लामेशन इन द कोर्ट इज satisfied by affidavit or otherwise in 2 conditions. अब अभी तक हमने 82 में देखा था कि सिर्फ हम प्रोक्लामेशन इशू कर रहे थे. 83 में भी हमने देखा कि अगर पर्सन नहीं आ रहा है और आप कोर्ट को लग रहा है तो वो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन वो अटैच कर रहे हैं. अब इसका हम प्रोविजो देखते हैं, ये और स्पेसिफाई करता है. ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि कोई भी अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी अटैचमेंट है वो प्रॉपर्टी का साइमल्टेनियसली भी हो सकता है. मीन्स कि प्रोक्लामेशन भी हुआ है और उसके साथ साथ में अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो एक एफिडेविट या अदरवाइज वो प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकती है प्रोक्लेम्ड पर्सन की. लेकिन कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं. कंडीशन ये है कि जो पर्सन है, जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, इज अबाउट टू डिस्पोज द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. मीन्स जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो डिस्पोज करने वाला है या तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी या कुछ पार्ट उसका. सेकेंड कंडीशन है इज अबाउट टू रिमूव इट फ्रॉम द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. मीन्स अभी जब तक कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है तब तक तो कोर्ट का पूरा आपका जुरिस्डिक्शन है वो कभी भी अटैच कर सकता है. लेकिन अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से वो बाहर लेके चले जाएंगे तो वहां पे फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाता है. तो कोर्ट को अगर पता चल रहा है कि वो डिस्पोज कर रहा है या रिमूव कर रहा है तो शेड्यूल 2 में फॉर्म 678 को फॉलो करते हुए वो साइमल्टेनियसली प्रोक्लामेशन के साथ अटैच भी कर लेंगे उसकी प्रॉपर्टी. If the property attached
मूवेबल है या उसके ऊपर कोई डेथ है, द अटैचमेंट कैन बी मेड। मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी है उस पे मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर हम बात कर रहे हैं अगर कोई प्रॉपर्टी है हमारी वो कैसी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, द अटैचमेंट कैन बी मेड, उसके ऊपर भी हम अटैचमेंट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, उसको सीज कर लेंगे या उसके ऊपर हम एक अपॉइंट कर देंगे रिसीवर को। यहाँ पे जो रिसीवर है उसकी सेम पावर्स होंगी जो हमने सीपीसी में रिसीवर पढ़ा है। By an order in writing probability the delivery of such property to the proclaimed person or to any one of his behalf। Means एक ऑर्डर किया जाएगा जिसमें जो राइटिंग में होगा जो प्रोहिबिट करेगा कि डिलीवरी हम नहीं करेंगे ऐसे भी किसी प्रॉपर्टी की जो कि प्रोक्लेम्ड पर्सन की है, किसी को भी ऑन हिज बिहाफ हम डिलीवरी नहीं करेंगे। जो अटैचमेंट होगा वो किसी भी तरह से हो सकता है, जो भी ऊपर आपके 1, 2, 3 में दिए गए हैं सारी तरह से हम कर सकते हैं, सारे मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी हम 2 मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं अगर जो हमें प्रॉपर्टी अटैच करनी है वो कैसी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे अटैचमेंट कैसे करेंगे, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। जब जो लैंड है इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर वो पे कर रही है रेवेन्यू किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, तो कौन करेगा अटैचमेंट, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अदर केसेस में क्या होगा, अगर वो रेवेन्यू पे नहीं कर रही है तो अदर केसेस में क्या होगा, बाय टेकिंग पोजेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। और यहाँ पे भी वो सेम चीजें हैं कि राइटिंग एक ऑर्डर इशू होगा जिसमें राइटिंग में प्रोहिबिट कर दिया जाएगा कि कोई भी पेमेंट ऑफ रेंट अगर हो रहा है और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी प्रोक्लेम पर्सन को नहीं होगा और उसके बिहाफ में भी किसी को नहीं होगा। अटैचमेंट का प्रोसेस किसी भी तरह से 1, 2, 3 या ऊपर जो कलेक्टर वाला है या कोई भी 2 सच मेथड्स यूज करके अटैचमेंट किया जा सकता है। देन आता है प्रॉपर्टी अगर हमारी कैसी है, लाइव स्टॉक्स है या पर्शिएबल इन नेचर है। पर्शिएबल इन नेचर है कि लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएगी, वो सड़ जाएगी, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इमीडिएटली ऑर्डर कर लेगी कि सेल कर दीजिए आप उस प्रॉपर्टी को। और जो सेल प्रोसीड्स हैं वो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट होता है कि वो किस तरह से डिस्पोज ऑफ करती है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें केसेस आए हैं जिनसे हमको पता चलता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस अटैचमेंट। तो सबसे पहला है दयानंद वर्सेस स्टेट का केस था, टू कंपेल अ पर्सन टू अपीयर इन ओबीडियंस टू अ वारंट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। मीन्स कहीं ना कहीं हम उस पर्सन को कंपेल कर रहे हैं कि जो भी आपके खिलाफ वारंट इशू हुआ है आप उसको ओबे करो। अभी तक आप डिसोबे कर रहे, तो अब अगर अभी भी आप डिसोबे करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी को हम अटैच कर देंगे, सेल कर देंगे। ये बोला गया था दयानंद वर्सेस स्टेट में। देन केस आया था विमला बेन वर्सेस वत्सन बेन 2008। वंस द सेट प्रोसेस इज अचीव्ड the attachment of the property shall be withdrawn। means set purpose क्या है, हमारा सेट पर्पस है जो प्रोक्लेम पर्सन है वो हमारे सामने आ जाए। तो जैसे ही हमारा प्रोक्लेम पर्सन हमारे सामने आएगा वैसे ही हम उसके अटैच प्रॉपर्टी रिलीज कर देंगे। फिर हमारा थर्ड केस है Jayendra versus State of Maharashtra 2009। It is not that once a person is declared as proclaimed offender, he should be treated as such for all the times। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को प्रोक्लेम ऑफेंडर हम तब तक ही बोलते हैं जब तक वो सामने नहीं आ रहा है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में नहीं आ रहा है। जैसे ही वो कोर्ट प्रोसीडिंग में आ जाएगा, कोर्ट के सामने आ जाएगा, उसके ऊपर से प्रोक्लेम पर्सन का टैग हम हटा देंगे, हम उसको हमेशा प्रोक्लेम पर्सन नहीं बोलेंगे। इसके बाद भी अगर डिसोबीडियंस होती है किस चीज की, प्रोक्लेमेशन की, तो सेक्शन 174 आईपीसी के अकॉर्डिंग हैंडल किया जाता है। अब आते हैं हमारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस सेक्शन 84 में। सेक्शन 83 एम्पावर्स द कोर्ट टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन। अब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन किस तरह से होंगे,
क्लेम और ऑब्जेक्शंस, ग्राउंड क्या है? दैट ही हैज इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी बाय एनी पर्सन अदर देन द एब्सकॉन्डेड पर्सन। मीन्स ये पर्सन था जो क्या था? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। इसकी कोई प्रॉपर्टी थी, सपोज करो एक लैंड थी। एक और पर्सन है जिसका कोई भी इसके साथ रिलेशन नहीं था इन द ऑफेंस। ओके, तो इन लोगों ने मिलके कोई एक प्रॉपर्टी ए खरीदी थी। अब अगर इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी अटैच होती है तो लॉस किसका होगा? इसका भी हो जाएगा। तो ये जो पर्सन है ये क्या है? इसका इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कौन क्लेम कर सकता है या ऑब्जेक्ट कर सकता है? सिर्फ ये पर्सन ऑब्जेक्ट कर सकता है, अदर देन द एब्सकॉन्डेड पर्सन। और कब करेगा? विद इन 6 months ऑफ डेट ऑफ अटैचमेंट। 6 months के बाद ये नहीं करेगा। कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट इंक्वायर करेगी, अलाउ करेगी या डिसअलाउ करेगी। सिंपल सी बात है, दो चीजें होंगी, या तो अलाउ किया जाएगा आपको या तो डिसअलाउ किया जाएगा। अलाउड इन पार्ट और इन होल कर देगा या इन पार्ट कर देगा। अगर डिसअलाउ करता है तो एग्रीव्ड पार्टी क्या करेगी? कैन फाइल अ सिविल सूट, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और कब तक फाइल कर सकती है? लिमिटेशन पीरियड भी लगा दिया है, 1 year टू एस्टैब्लिश हिज राइट अंडर सेक्शन 84 सबसेक्शन 4। ओके, तो इसके साथ कौन सा रूल फॉलो होता है? इसके साथ फॉलो होता है हमारा दिस प्रोविजन इज सिमिलर टू रूल 50A ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द CPC। अब बात करते हैं रिस्टोरेशन की। रिस्टोरेशन सेक्शन 85, प्रोक्लेम पर्सन है, वो क्या होगा? वो आ गया, 30 days का टाइम था, वो विद इन 30 days आ गया सामने कोर्ट के, अपियर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन। ठीक, तो कोर्ट शैल रिलीज द प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट, सेक्शन 85 का 1। अगर वो आ जाता है विद इन द टाइम तो सेक्शन 85 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोर्ट क्या करेगी? रिलीज कर देगी। अब एक कंडीशन है, वो नहीं आता है। इफ ही डज नॉट अपीयर, property will remain with the state government, but the property will not be sold until 6 months from the date of attachment, claim and objection। मतलब जो भी प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। और वो प्रॉपर्टी जिस दिन भी जो भी डेट थी हमारी प्रोक्लेमेशन थी उसके 6 months तक नहीं सेल नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, वो अपने पास ही रखेगी। उस बीच अगर कोई ऑब्जेक्शन या क्लेम आ गया तो उस डेट से फिर 6 months काउंट होंगे। द कोर्ट में सेल, अब प्रॉपर्टी कब सेल कर सकती है? पहले भी बात हुई थी हमारी कि पर्शिएबल अगर इन नेचर है तो सेल हो जाएगा। एंड सच सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर। ऑब्वियसली अगर पर्शिएबल इन नेचर है और अगर कोर्ट उसको सेल नहीं करती है तो वो कहीं ना कहीं उस प्रोक्लेम पर्सन का लॉस करेगी, तो यहाँ पे कोर्ट सेल कर सकती है। इफ विद इन 2 years ऑफ द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अब 2 years का मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड है। अगर 2 साल के भी पीरियड में, अटैच प्रॉपर्टी के पीरियड में प्रोक्लेम्ड पर्सन वॉलेंट्रीली अपीयर्स, अपने आप आ जाता है या उसको लेके आया जाता है बिफोर द कोर्ट या एप्रीहेंड किया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तब क्या करेंगे? तब अगर प्रोक्लेम पर्सन प्रूव कर देता है और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है दैट ही वॉज नॉट एब्सकॉन्डेड कंसीलिंग हिमसेल्फ, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोक्लेम पर्सन आया है, 2 साल का टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्रोक्लेम पर्सन वॉलेंटरली या उसको पकड़ के लेके आया जा रहा है कोर्ट के सामने, वहां पे वो प्रूव कर देता है कोर्ट के सामने कि नहीं, ही वॉज नॉट एब्सकॉन्डिंग, वो छुप नहीं रहा था, वो भाग नहीं रहा था, एंड ही हैड नो नोटिस ऑफ प्रोक्लेमेशन, उसको कोई भी नोटिस नहीं मिला है प्रोक्लेमेशन का, तो कोर्ट विल give the net proceed after deducting the expenses incurred
will in restoration and delivered और paid to him, मीन्स जो भी नेट प्रोसीड आया है, अगर प्रॉपर्टी सेल हो गई है तो जो भी नेट प्रोसीड आया है उसमें से वो पैसा आपका माइनस कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा जो भी कोर्ट को इनकर हुआ है उस प्रॉपर्टी को बेचने में, तो वो उतना पैसा हटा के नेट प्रोसीड हम प्रोक्लेम्ड पर्सन को दे देंगे। अगर कोर्ट रिफ्यूज कर रही है फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी तो अपीलेबल है, ये बोला जा रहा है सेक्शन 86 में, प्रोक्लेम्ड पर्सन जाके उसे अपील कर सकता है। उसके बाद आते हैं डी, पार्ट डी में अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। Other rules regarding processes, section 87 to 90, execution of bond। यहाँ पे बात किया जा रहा है execution of bond के बारे में। section 87 empowers, section 87 empowers the court to issue a warrant in lieu of or in addition to the summon after recording reasons in writing। बहुत बार प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब किस सेक्शन में अंडर सीआरपीसी की इन ल्यू मतलब एक साथ, समन वारंट एक साथ, इन ल्यू का मतलब होता है एक साथ, कब इशू कर सकते हैं। तो कोर्ट अंडर सेक्शन 87 रीजन रिकॉर्ड करेगी कि इन ल्यू हम क्यों कर रहे हैं और इन ल्यू अंडर सेक्शन 87 विद समन वारंट इशू किए जाते हैं। अब रीजंस क्या हो सकते हैं? इफ ईदर बिफोर द इशू ऑफ समन्स और आफ्टर द इशू बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन। तो पहला कंडीशन ये है कि भाई समन इशू हो चुका है या होने वाला है और कोर्ट के पास ऐसा बिलीव हो रहा है, उसके पास ऐसा एक रीजन टू बिलीव है कि जो भी पर्सन है जिसके लिए वारंट इशू किया जा रहा है वो या तो एब्सकॉन्ड कर जाएगा या वो ओबे नहीं करेगा, जो भी हम समन इशू कर रहे हैं वो उसकी डिसोबीडियंस करेगा, ओबे नहीं करेगा, तब इन लियो हम वारंट भी इशू कर देंगे। If such person fails to appear without any reasonable cause given after the summon is duly served on him। अब यहाँ पे क्या है कि ड्यूली सर्व तो हो गया था, हमने जो सामान भेजा था कोर्ट ने वो ड्यूली सर्व करा दिया था, लेकिन वो तब भी नहीं आया है, तब इन ल्यू हम उसके लिए वारंट भी इशू कर देंगे अंडर सेक्शन 87। यहाँ पे शेड्यूल 2 फॉर्म नंबर 5 एंड 9 यहाँ पे अप्लाई करेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 88। सेक्शन 88 बात करता है पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंसेस व्हेन अ पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस और अरेस्ट समन और वारंट इज टू बी इशूड इज प्रेजेंट इन द कोर्ट। मीन्स अब जो भी पर्सन है जिस पर्सन को हमें अपीयर करना है, उसको कोर्ट के सामने अपीयर कराना है या अरेस्ट करना है, वो ऑलरेडी कोर्ट में प्रेजेंट है। समन वारंट हमें इशू करना है जिस पर्सन के लिए, वो कोर्ट में प्रेजेंट है। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट में रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। वो क्या करेगी? उस पर्सन को बोलेगी कि भाई एक बॉन्ड इशू कर दो विद और विदाउट श्योरिटीज, विदाउट नहीं लिखा है तो विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस। वहीं पे वो कोर्ट बोल देगी कि आप विद और विदाउट श्योरिटीज जो भी कंडीशंस होंगी वो आप एक बॉन्ड इशू कर दीजिए फॉर द अपीयरेंस। अरेस्ट सेक्शन 89 अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस। अब ऊपर जो बॉन्ड अगर जो भी पर्सन अगर एग्जीक्यूट करा रहा है, बॉन्ड फिल कर रहा है और वहां पे वो क्या कर रहा है, उसका ब्रीच कर दिया, जो कंडीशन थी उसकी उसने ब्रीच कर दी, वो नहीं आया, तो पर्सन के लिए क्या किया जाएगा? पर्सन एग्जीक्यूट अ बॉन्ड डज नॉट अपीयर बिफोर अ कोर्ट, वो नहीं आया तो वारंट ऑफ अरेस्ट फॉर सच पर्सन कैन बी इशूड। प्रमोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में ये बोला गया था। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग दिस लेक्चर एंड स्टे कनेक्टेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद चैप्टर 6। थैंक यू सो मच।